हेलो चिल्ड्रन। आज हम लोग सीबीएसई ई जोन में करने जा रहे हैं सोशियोलॉजी का चैप्टर स्ट्रक्चरल चेंज के एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन है, वन ऑफ द मेजर लैंग्वेजेस कंट्रीब्यूटिंग टू नेशनलिज्म व हिंदी, तमिल, इंग्लिश एंड उर्दू। इसका आंसर है इंग्लिश। सेकंड है, colonialism brought into being new political, economic and social structural changes like industrialization and urbanization. Third है, colonialism simply means the establishment of rule by one country over another. Fourth है, the life of pastoralist was changed by ऑप्शंस है विलेज, ट्राइबल एक्ट्स, फॉरेस्ट एक्ट्स, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है फॉरेस्ट एक्ट्स। फिफ्थ है, द डोमिनेंट पॉलिटिकल सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय colonial rule was नेशन स्टेट, स्टेट नेशन, डेमोक्रेटिक नेशन एंड यूनियन स्टेट। तो इसका आंसर है नेशन स्टेट। और इसके साथ साथ आप ये जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो नेशन स्टेट और स्टेट नेशन का डिफरेंस भी आप देख लीजिएगा। सिक्स्थ है, वैसे नेशन स्टेट क्या होता है? तो नेशन स्टेट वो होता है जिसमें कि एक ही जो गवर्नेंस होती है और जितने भी लोग रह रहे होते हैं सब एक ही राष्ट्र को बिलोंग करते हैं, तो वो होता है नेशन स्टेट। The economic base of a country was not interfered by capitalist conquerors, Vedic invaders, pre-capitalist conquerors, planters। तो इसका आंसर है प्री कैपिटलिस्ट कॉन्करर्स। तो जो ब्रिटिशर्स से पहले जितने भी लोगों ने रूल करा उन्होंने हमारे इकोनॉमिक बेस को इंटरफियर नहीं करा, उन्होंने हम लोगों के जो इंटरनल मामले हैं उनमें भी इंटरफियर नहीं करा। लेकिन जब कैपिटलिस्ट कॉन्करर्स आए ब्रिटिशर्स के बाद तो उन्होंने इसमें भी इंटरफेरेंस शुरू कर दी थी। मतलब कि वो लोग पहले नहीं बताते थे कि हमको क्या करना है, कैसे करना है, क्या उगाना है, क्या बनाना है, इन्होंने उसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं दिया। हमने जो बनाया उसमें से उन्होंने अपना प्रॉफिट मार्जिन कुछ लिया, लेकिन हम लोगों के इस जो डिसीजन था इसमें कहीं भी इंटरफेरेंस नहीं करी उन्होंने। The pre-capitalist conquerors benefited by collecting a continuous flow of tribute, but they did not interfere with the economic base. Eighth है, the colonialism introduced several changes in legal और cultural और architectural sphere। तो legal issues में भी चले गए अपनी कंट्री के, cultural में भी चेंज करने की कोशिश करी और आर्किटेक्चर में भी उन्होंने काफी सारे चेंजेस लाए। Urban impact has been experienced in India in ways like monetary inputs from migrants in cities। मतलब जो सिटी में चले जाते हैं फिर वो अपने गांव में पैसा भेजते हैं और गांव को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अपरूटिंग ऑफ विलेजेस, जो अर्बनाइजेशन के कारण बहुत सारे विलेजेस अपरूट हो गए। लैंड यूज फॉर अर्बन डेवलपमेंट, या फिर विलेज की जो जमीन है उसको अर्बन डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करा गया। तो ये तीनों ही रीजंस हैं जो कि अर्बन इम्पैक्ट की निशानी कहे जा सकते हैं। 10th में steam and electricity were used as sources of power for machine production known as deindustrialization। Correct the statement। तो इसका क्या स्टेटमेंट होएगा? इंडस्ट्रियलाइजेशन। 11th है, impact of industrialization was same in Britain and India as people moved to urban areas। तो correct the statement। तो इसमें क्या है कि ब्रिटेन और इंडिया में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो इम्पैक्ट है वो सेम नहीं था, क्योंकि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ ब्रिटेन में तो लोग वहाँ पे सिटीज की तरफ मूव करने लग गए। लेकिन जब कॉलोनियल ईरा में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ तो लोग वहाँ से जो कि उन लोगों के जो ऑक्यूपेशंस थे वो छूटने लग गए। वो मैनचेस्टर से जो कंपटीशन आ रहा था उससे कॉम्पीट नहीं कर पा रहे थे, तो वो लोग फिर वापस अपनी खेती में चले गए। तो वो लोग जो लोग थे वो रूरल एरियाज में मूव करने लग गए, इसलिए दोनों का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन करने का जो इम्पैक्ट था वो दोनों ही अलग अलग था। The colonial administration used kind measures against laborers to extract maximum profit for planters। तो जो planters जो colonial administration थे वो कैसे measures लेते थे laborers के against? तो बहुत ही बुरी तरीके से laborers को रखते थे और उनके ऊपर कुछ legal actions भी लिए जाते थे अगर वो उनकी बात नहीं सुनते थे। इसलिए इसका kind measures नहीं है, harsh measures इसका आंसर है।
13. The principle of nationalism and that of colonialism were contradictory components of the dominant political system of British India. तो जो नेशनलिज्म के जो प्रिंसिपल्स जो लोगों के मन में आ रहे थे और जो कोलोनियलिज्म हमें हमको एक्सपीरियंस हो रहा था वो क्या एक दूसरे के अपोजिट थे? हाँ, वो एक दूसरे के अपोजिट थे क्योंकि नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी उसमें हम लोगों को ये समझ में आ रहा था कि ये कंट्री हमारी ही है और हमको खुद ही रूल करना चाहिए, इसमें हमको हक मिलना चाहिए और कोलोनियलिज्म में हमको वो सब नहीं मिल रहा था। 14th में Western education was introduced to create Indians who would manage British colonialism. Instead, it led to the growth of nationalist and anti-colonial consciousness. तो जब वेस्टर्न एजुकेशन इंट्रोड्यूस करा गया तो इसलिए करा गया था कि लोग वहाँ पे जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने सोचा था कि उनको ऐसे इतने सारे लोगों को तो वो ब्रिटिश से बुला नहीं सकते थे, तो बहुत ज़रूरी था कि उन लोगों को यहाँ पे पढ़े लिखे लोगों का क्रिएट करना था जो कि इनके अपने एडमिनिस्ट्रेशन में उनको मदद कर सकें। इसके लिए इन्होंने यहाँ पे वेस्टर्न एजुकेशन शुरू करी। लेकिन वेस्टर्न एजुकेशन जो शुरू करी थी उससे लोगों को जब लोगों ने पढ़ना शुरू किया और वहाँ की कंट्रीज़ के भी उन्होंने जब लिटरेचर और हिस्ट्री पढ़ना शुरू करा तब उनको समझ में आया कि देखो ये तो जो हम लोग जो ज़िंदगी जी रहे हैं वो तो बहुत गलत है, उसमें हम लोगों को बराबरी के हक नहीं है जो कि उनकी खुद ब्रिटेन कंट्री में वो सबको मिले हुए हैं। तब उन लोगों के मन में नेशनलिस्ट फीलिंग आ गई और एंटी कॉलोनियल कॉन्शियसनेस भी डेवलप हो गया। 15th है capitalism is an economic system in which means of production are privately owned and organized to accumulate profits within a market system. तो कैपिटलिज्म ये में क्या होता है कि जो भी आप जिसका भी जो जगह जहाँ पे भी उत्पादन हो रहा है वो उसका अपना प्राइवेटली ओन्ड होता है और उसका जो प्रॉफिट है वो खुद ही उसका जो प्रॉफिट है वो उसका प्रॉफिट का जो फायदा होता है वो खुद वो उठाता है और तो वो होता है कैपिटलिज्म। और जो सोशलिज्म है उसमें इसका अपोजिट होता है। 16th नेशन स्टेट। तो नेशन स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वैसे भी रहा है, तो इसलिए क्या है जो गवर्नमेंट है उसमें गवर्नमेंट हैड सोवरेन पावर विद इन अ डिफाइंड टेरिटोरियल एरिया, मतलब एक अधिकार था उसका कोई एक डिफाइंड एरिया में और जो वहाँ पे रहने वाले लोग थे वो एक सिंगल नेशन को बिलोंग करते हैं, तब वो कहलाता है नेशन स्टेट। 17th building of dams, power stations, steel plants to usher in post-independent industrial era was a dream of M.S.A. Rao, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी एंड के.टी. शाह। तो इसका क्या आंसर है? इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू बोलते थे कि जो डैम्स हैं वो एक तरीके से किसी भी कंट्री के लिए एक मंदिर के समान है और इसीलिए उन्होंने पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडस्ट्रियल ईरा में इस पर बहुत ज़्यादा ही जोर दिया था। 18th industrialization refers to emergence of machine production based on the use of inanimate power resources like steam or electricity. 19th the Indian parliamentary system, legal system, the police and the education system is very much built on one of the following models: French model, British model, German model, Russian model। तो इसका आंसर है British model। 20th the two structural changes, urbanization and industrialization, were brought about in by colonialism। तो दो स्ट्रक्चरल चेंजेस कौन से हैं? अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन। उनको कौन लेके आए? उनको कॉलोनियल पीरियड में ये आए थे, मतलब ब्रिटिशर्स इसको लेके आए थे। Surat and Masulipatam declined as manufacturing boomed in Britain, leading to the emergence of the process called industrialization। तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ और जब ब्रिटेन अपना सामान अपनी कंट्री से लाके यहाँ पे लाके बेचने लगा, तो जो सूरत एंड मसूलीपट्टनम जो अभी तक के जो मैन्युफैक्चरिंग हब्स थे इंडिया के वो सब डिक्लाइन होने लग गए। Coastal cities such as Bombay, Calcutta, Madras were developed for exporting jute, indigo, etc. and importing machine-made goods. 23rd, during the colonial period, the workers and their families lived a lavish lifestyle under just and favorable condition। मतलब कि उस समय पे जो colonial period के समय पे जो workers थे वो बहुत ही अच्छी बहुत ही आराम की ज़िंदगी जी रहे थे? नहीं, वो आराम की ज़िंदगी नहीं जी रहे थे।
24th, colonial cities like Mumbai, Kolkata, Chennai were the main link between the economic center or the core in Britain and margins in colonized India. तो जो भी कोस्टल सिटीज़ थी बेसिकली वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो लिंक थी, जो इकोनॉमिक सेंटर जो उस समय माना जाता था वो ब्रिटेन हो गया था, क्योंकि वहीं से ही हम लोगों के यहाँ से रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट होता था और वो बन के वहाँ से आता था। तो ये एक लिंक हो गया था हमारी कंट्री कोलोनाइज इंडिया और ब्रिटेन के बीच में। 25th, impact of industrialization led to higher prices of agricultural produce and made village artisans to abandon their hereditary craft and do agriculture. तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आने लगा तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के आने से जितने भी एग्रीकल्चर की सामान थे वो बहुत खाने पीने की चीज़ें बहुत ही महंगी होती गई और साथ साथ में क्योंकि बाहर से सामान आने लगा तो जो आर्टिजन्स का जो काम था वो भी इतना नहीं चल रहा था। तो दोनों चीज़ को देखते हुए जो आर्टिजन्स थे जो अभी तक हैंडीक्राफ्ट्स का काम करते थे वो वापस फिर से एग्रीकल्चर का काम करने लग गए। 26th, tea industry began in India in 1851. 27th, the recruitment of laborers for tea gardens of Assam was carried on for years mostly by contractors under the provisions of the Transport of Native Labourers Act of 1863 of Bengal. 28. The government helped the planters by providing for penal sanction in case of non-fulfillment of the contract by the laborers. तो जब भी जो गवर्नमेंट थी वो प्लांटर्स को कैसे मदद कर रही थी कि अगर कोई भी जो लेबर है वो अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करता है तो उसके अगेंस्ट में पीनल सैंक्शन भी लिया जा सकता है, मतलब उसके ऊपर कोई भी लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। Now 29th, प्रभातपुरी वॉज इम्पॉर्टेंट ऑफलोडिंग एंड लोडिंग पॉइंट, मतलब सामान उतारना और सामान चढ़ाने के लिए जो प्रभातपुरी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह थी। 30th, the स्वदेशी मूवमेंट स्ट्रेंथन द लॉयल्टी ऑफ द नेशनल इकोनॉमी, मतलब लोग जो थे जब स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ तो हमारी इकोनॉमी में भी थोड़ा स्ट्रेंथनिंग आई क्योंकि लोगों ने बाहर से लाने वाली चीज़ें बंद कर दी और अपने ही देश की बनाई हुई चीज़ें बनानी शुरू कर दी, जो कि आजकल अभी भी थोड़ा ऐसा ही माहौल चल रहा है, जबकि हम लोग ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि बाहर जो चाइना के प्रोडक्ट्स हैं उसको बैन करो और इंडिया की जो चीज़ें हैं उसी को ही इस्तेमाल करो। A modern and prosperous India, as visualized by Jawaharlal Nehru, was possible with giant steel plants or gigantic dams and power stations. तो जवाहरलाल नेहरू क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि बहुत बड़े बड़े डैम्स आए, पावर स्टेशंस आए, क्योंकि उनका ये मानना था कि अब स्टील कोई भी कंट्री को बनाने के लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, हर जगह स्टील की ज़रूरत पड़ती है। तो जब तक स्टील प्लांट्स नहीं होंगे और जब तक पावर सप्लाई मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तब तक कोई भी कंट्री आगे नहीं बढ़ सकती है। Nearly a decade before the country's independence in 1938, a national planning committee with Jawaharlal Nehru as the chairman and K.T. Shah as the general editor was set up by the Indian National Congress. तो 1938 में नेशनल प्लानिंग कमेटी बनी थी, जवाहरलाल नेहरू उसके चेयरमैन थे और के.टी. शाह उसके जनरल एडिटर थे। The Planning Commission was set up in March 1950 by a resolution of Government of India, which is defining the scope of Commission's work. तो जो प्लानिंग कमीशन थी वो बनी थी 1950 में, जिसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रेजोल्यूशन है जिसमें कि जो कमीशन का जो वर्क था वो उसमें बताया जाता था कि इसमें क्या क्या करा जा सकता है। 34th, colonialism brought numerous changes and some of these changes were deliberate while some took place in unintended fashion. तो colonialism बहुत सारे changes लाया, लेकिन हर changes जो लाए गए वो सोच समझ के नहीं लाए थे कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा ही हो जाएगा। कुछ जो actions थे वो जो थे वो unintended थे, मतलब उन्होंने सोचा नहीं था कि हम इस तरीके से करेंगे, लेकिन वो हो गया। 35th, for plantations in Mauritius, recruiting ground was centered in Bihar. Nation states led to the rise of nationalism and democratic ideas. तो जब लोगों के मन में ये आया कि जो नेशन स्टेट का मतलब आया उनके मन में
तो जब लोगों को नेशन स्टेट जब इकट्ठा ब्रिटिश के आते ही जब इकट्ठा हुए और एक ये फीलिंग हुई कि हम सब एक कंट्री हैं, क्योंकि पहले तो सब राज्य में अलग अलग राजाएं और सब अलग अलग रूल करते थे, तो लेकिन जब इकट्ठा होने का एक एहसास हुआ और जब ये पता चला कि ये सब पूरी कंट्री हमारी है, तो उससे नेशनलिज्म और डेमोक्रेटिक आइडियाज बढ़ने लग गए। The principle of nationalism, any set of people have a right to be free and exercise sovereign power। मतलब जो भी रह रहे हैं उनको आज़ाद होने की उनको हक है और उनको अपनी ही कंट्री को अपने आप रूल करने का भी हक है। In 1690, an English merchant Job Charnock arranged 3 villages named Kolkata, Govindapur and Sutanuti by river Hooghly for trading post। In 1698, Fort William was established for defensive purpose। Choose the correct situations of urban impact of M.S.A. Rao। तो M.S.A. राव ने अर्बन इम्पैक्ट के 3 तरीके उन्होंने बताए थे। पहला था पीपल मूव टू सिटीज, फैमिली लेफ्ट बिहाइंड इन विलेजेस। लोग खुद सिटीज चले जाते हैं और अपना जो परिवार है उसको विलेज में छोड़ देते हैं। और इंडस्ट्रीज कम टू विलेजेस लाइक भिलाई, अपरूटिंग द विलेजेस एंड इमिग्रेंट्स क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर लोकल पीपल। या फिर इस तरीके से कि जो वहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं वो खुद ही विलेज में आ जाती हैं, जैसे कि वहाँ पे रहने वाले जितने भी विलेजेस होते हैं वो अपरूट हो जाते हैं, उनको कहीं और जाना पड़ता है और जो नए लोग आते हैं वो वहाँ के लोकल लोगों के लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देते हैं। थर्ड है कि जो विलेजेस के आसपास बहुत बड़ी बड़ी सिटीज आ जाना, ये भी एक तरीके से अर्बन इम्पैक्ट है। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तीनों ही रीजन जो है वो अर्बन इम्पैक्ट के हैं जो कि M.S.A. राव ने दिए हुए हैं। इसके अलावा अगर आप लोग को चाहिए है कि आप हमसे ऑनलाइन क्लासेस आप लेना चाहते हैं, चाहे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस या सोशियोलॉजी में, तो आप ये दिए हुए ईमेल एड्रेस में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल। प्लीज सब्सक्राइब फॉर फ्यूचर वीडियोज एंड अपडेट्स।